स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। किसी भी देश में अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पूरे वर्ल्ड पर राज करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और यदि आप इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत अच्छे से लेकर चलें तो कहीं ना कहीं आप पूरे वर्ल्ड पर भी राज कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण जो देश बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ उठा वो था चीन। (1978) से पहले चीन ठीक से निर्यात भी नहीं करता था, उसके एक्सपोर्ट्स एकदम खराब थे और उसकी जो इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजी थी वो एकदम बेकार थी। लेकिन 1978 के बाद से जब उस देश में कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए जिसके द्वारा ग्लोबलाइजेशन और मार्केट को इस तरीके से ओपन कर दिया गया कि पूरा देश, आसपास के पूरे देश उसमें इन्वेस्ट करने लगे और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम नीचे से एकदम ऊपर तक जाने लगी। आज के टाइम पर चीन अर्थव्यवस्था के मामले पर दूसरे नंबर पे है। अगर आप उसकी नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो नंबर दूसरे पे है, लेकिन अगर आप पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो वो अमेरिका को भी पछाड़कर नंबर 1 पर आ जाता है। तो सोचिए दोस्तों, अपने देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर, एक मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपोर्टर, निर्यातक बनाकर कैसे इस कंट्री ने अपने आप को ऊपर उठाया। लेकिन कुछ सालों में ऐसा देखा गया कि इसके ट्रेड पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे आकर एक धीमी गति से चलने लगी। क्या रीजन है पीछे दोस्तों इस चीज के और क्यों हुआ ऐसा, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पिछले 4 दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में जो उछाल देखने को मिला वो किसी और देश ने नहीं देखा और ना ही कभी महसूस किया था। अपने आप को सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग हब का मालिक बनाता हुआ ये देश सभी के सामने बेस्ट इकोनॉमिक कंट्री के रूप में उभरा और सब देखते रह गए। लेकिन अभी हाल ही में चमत्कारी विकास कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोविड शटडाउन से पहले चाहे रियल एस्टेट की आर्थिक मंदी हो, चाहे सरकार के हस्तक्षेप करने वाली आर्थिक नीतियां हो, इन सब चीजों के चलते कहीं ना कहीं चीन की अर्थव्यवस्था और विकास दर रुक सी गई। सरकार के हस्तक्षेप वाली नीतियों के कारण कहीं ना कहीं चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, चाहे आपके वेस्टर्न पार्टनर्स हो, इन सब से बात बिगड़ती जा रही है, जिससे चाइना के विकास की और ज्यादा जो संभावना है वो गर्त में जाती जा रही है। 2010 में चीनी सरकार ने हस्तक्षेप की नीति अपनानी शुरू कर दी और बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे लोकल ट्रेड के अंदर, जिससे आपका जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा पश्चिमी देशों के साथ उनकी बातें बिगड़ती गई। प्रोडक्शन में भारी वृद्धि के चलते 2007 तक चीन की अर्थव्यवस्था को विकास में गति मिलती रही, लेकिन उसके बाद से 1% प्रतिवर्ष की दर पर आकर रुक गई। ऐसा क्या हुआ, आइए समझते हैं। 2008 की बात है दोस्तों, अमेरिका के बाजार पर वैश्विक वित्तीय संकट आ गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा। Were everywhere, but now it's official, we are in a recession. It was another case of whiplash. The markets haven't been this volatile in almost 80 years. इसमें चीन भी था, जिससे कहीं ना कहीं चीन का अमेरिका की वित्तीय प्रणाली पर से भरोसा उठ गया और उन्होंने सोचा अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा अपनी अर्थव्यवस्था को खुद से उठाने के लिए। और कहीं ना कहीं यही कारण बना सरकारी स्वामित्व वाली उद्यमों को खोलने के लिए। अब जब लोकल गवर्नमेंट ही प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरह काम करने लगी तो फिर जो बाहर से आने वाली कंट्रीज थी इनकी कमी होने लगी धीरे धीरे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कहीं भी बाहर से अगर कोई भी इन्वेस्ट आता है तो आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है और वो बहुत जरूरी होता है कि हमारे देश में कोई बाहर का देश आकर बिजनेस करे। 2008 से पहले लोकल गवर्नमेंट को लोन लेने का, ऋण लेने का अधिकार नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन 2008 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को 4 मिलियन रेमनबी दी, RMB दी, जिससे चाइना का विकास फिर से तेजी से बढ़ने लगा। इस ऋण के बाद चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से उछाल आया
2010 के आते आते चाइनीज गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरप्राइजेस में कई पहलुओं पर चेंजेस करने शुरू कर दिए और उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया प्राइवेट फर्म्स में छोटे छोटे स्टेक्स लेने के तौर पर, यानी कि उस प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ शेयर लेने से, और जो उनकी सरकार स्वामित्व वाली कंपनियां थी उसमें जो उनके 100% स्टेक्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया। अब आप ये समझिए कि जिस प्राइवेट कंपनी में कभी सरकार का सिर्फ 10% स्टेक था, वहां पर 2017 के आते आते 50 से 60% स्टेक उस कंपनी में हो गया, यानी कि उस प्राइवेट कंपनी में 50 से 60% की हिस्सेदारी चाइनीज गवर्नमेंट की हो गई। साथ ही चीनी सरकार ने अपने खुद के डोमेस्टिक कंपनीज पर बहुत ज्यादा सख्त मापदंड अपनाने शुरू कर दिए। अगर आपको पता हो, 2020 में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने अपनी चाइनीज सरकार की वित्त प्रणाली को लेकर कुछ सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद उनकी एंट इंटरप्राइजेस का जो आईपीओ है उसको निलंबित कर दिया गया था। जैक मा ने उस समय पर चीन की फाइनेंशियल रेगुलेशन को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बताया था, यानी कि रूढ़िवाद बताया था और उसकी आलोचना की थी, जिसके बाद चीनी सरकार ने उसके साथ ऐसा किया था। चाइना के ये सभी सेंट्रलाइज्ड डिसीजन जो होने लगे, उसकी वजह से चाइना की मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने लगी। जो 1978 से पहले जो काम हो रहा था दोस्तों, वही काम फिर से शुरू हो गया, क्योंकि 1978 से पहले चाइना बाहर का इन्वेस्टमेंट नहीं लेता था, ना ही कोई कंपनी वहां पर इन्वेस्टमेंट करती थी। लेकिन 1978 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म चाइना के द्वारा लाए गए थे और अपने आप को देश के लिए, विश्व के लिए खोल दिया गया था ग्लोबलाइजेशन के तहत, उसी की वजह से चाइना का इतना अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के रूप में इतना अच्छा उनका बदलाव देखा गया। अगर आप एक्सपर्टों की बात करें तो एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि चाइना का 1978 के बाद से ही जो अर्थव्यवस्था डिपेंड थी, तो मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन हब बना बैठा था चाइना। लेकिन आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंड रहते हुए अपने बहुत लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी के कारण कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चाइना को अपने इनोवेशंस पर जोर देना चाहिए, ताकि वहां पर और ज्यादा जॉब क्रिएशन हो और तरीके के भी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यह था कि इंडिया को भी चाइना से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, कि कैसे हम भी चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग हब और अपनी इतनी बड़ी जनता जो यूथ है उसका इस्तेमाल कर कर हम बहुत ज़्यादा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हब के साथ साथ इनोवेशन पर ध्यान देते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को चीन से भी ऊपर लेके जा सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा तेजी के साथ। कहीं ना कहीं चीन के पास एक डिसएडवांटेज भी है कि उसके पास यूथ की कैपेसिटी बहुत कम है, जहां भारत की यूथ कैपेसिटी, या फिर ये कहें कि पूरे वर्ल्ड में भारत की यूथ कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, जिसका यूज़ अगर भारत चाहे तो बहुत अच्छे से अपनी अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर ले जाने में कर सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।